हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल, कैसे आप सब। आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, फिट और फाइन होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, आज एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, जीव जगत का वर्गीकरण, यानी कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बेटा, अगर आप इस चैप्टर की बात करो, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की, तो ये जो चैप्टर है हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, अगर आप नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 2 से 4 क्वेश्चन का हिसाब किताब रहता है इस चैप्टर का। ठीक है भाई, 2 to 4 क्वेश्चन। पहले तो काफी ज्यादा भी पूछ लिया जाता था, आजकल 2 या 3 इसी के आसपास सवाल पूछते हैं। बड़ी सारी चीजें हैं। पहले आप वर्गीकरण पद्धतियां या जो किंगडम है अलग अलग वो पढ़ेंगे, राइट। और उसके बाद आपको पढ़ना होगा मोनेरा किंगडम के बारे में, फिर आप पढ़ेंगे प्रोटिस्टा के बारे में, फंजाई के बारे में, और इस चैप्टर के आखिरी में आप पढ़ रहे होंगे विषाणुओं के बारे में, विराइड के बारे में, और प्रोसंक यानी कि प्रियॉन्स के बारे में। आज का जो हमारा टारगेट है, आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, आज जो हमें कवर करना है, एक तो जो इस चैप्टर का परिचयात्मक पार्ट है, परिचय, और दूसरा जो अलग अलग किंगडम है, ठीक है ना, विभिन्न जगत वर्गीकरण, या सीधे सीधे मैं लिख देता हूं जगत वर्गीकरण। और फिर अगर थोड़ा सा समय बचेगा तो फिर हम लोग किंगडम मोनेरा पढ़ने की कोशिश करेंगे। अभी नहीं लिख रहा मैं, समय बचेगा तो पढ़ लेंगे, है ना भाई। हम लोग पढ़ने लिखने के लिए तो इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे, तो अगर समय बच जाएगा तो पढ़ लेंगे, नहीं बचेगा तो अगले लेक्चर में पढ़ लेंगे। पढ़ना तो है ही है। सबसे पहले आप समझो कि वर्गीकरण क्या है, अर्थात क्लासिफिकेशन क्या है। वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन होता क्या है ना। और क्लासिफिकेशन आप हर जगह देखते हैं, हर जगह, हर जगह देखते हैं भाई, किचन से लेकर और साइंस तक, पढ़ने तक। जैसे आप किचन में देखोगे तो मम्मी लोग क्या करती हैं, एक रैक में यानी एक अलमारी में दालें वगैरह रख देती हैं, एक अलमारी में तेल मसाले रख देती हैं। तो ये भी तो वर्गीकरण है। और उसका आधार ये है कि ये उन्हें हर बार चाहिए तो थोड़ा सा पास वाली रैक में रखा है। दाल चावल का तो क्या काम है, एक बार चढ़ा के रख दिया, थोड़ा सा दूसरी रैक में रख दिया है ना। चीनी बहुत ज्यादा घर में आ जाती है, एक छोटे डिब्बे में भर के पास में रख लिया जाता है, बाकी अलग रखी रहती है। या जैसे आप हैं तो मान लीजिए आपने क्या किए, पीडब्ल्यू के मॉड्यूल मंगाए बहुत सारे, हैं ये फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी मिला के। तो जो चैप्टर आपके सिलेबस में चल रहा होगा लेक्चर के दौरान, उसको आप अपनी स्टडी टेबल के पास रखेंगे या अलमारी में सबसे नीचे रखेंगे, जहां पर आप उसको आसानी से उठा सकें। बाकी के मॉड्यूल जो है वो आप ऊपर वाली अलमारी में रख देंगे, है कि नहीं। या जैसे आप देखिए अपने घरों में एक और चीज होती है कि सबके सर्दी के कपड़े जो है एक जगह एक बक्से में भर के रख दिए जाते हैं, हालांकि वो कपड़े निकाले जा रहे होंगे। तो ठीक उसी प्रकार से जो भी कैरेक्टर आपने ले लिए हैं, जो इजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर हैं, आसानी से दृश्य लक्षणों के आधार पर क्या किया जाता है, समूहन किया जाता है कि इसको इस ग्रुप में रखा जाए या ना रखा जाए, या किस और ग्रुप में रख दिया जाए। और इंसानों की जो फितरत रही है हमेशा से थोड़ा सा ना अपना नफा नुकसान देखने वाली रही है। तो प्रारंभ में जो वर्गीकरण हुआ वो हुआ प्रयोग के आधार पर कि कौन सी चीज हम प्रयोग कर पा रहे हैं या हमारे किस प्रयोग में वो आ रही है। जैसे जो जानवर खेती किसानी के काम में आ रहे हैं उनको कह दिया, है ना, फार्मिंग एनिमल, ठीक है, जिनसे दूध मिल रहा है, दुग्ध उत्पादन हो रहा है जिन जानवरों से, मिल्क यील्डिंग एनिमल। फसल है, ठीक है ना, उससे तेल मिल रहा है तो तेलीय फसलें, ठीक है। कोई क्रॉप है, कोई पेड़ है तो उनसे दवाइयां मिल रही हैं तो औषधीय पादप। इस तरीके से वर्गीकरण चलता था। बाद में अरस्तु साहब ने क्या किया, ठीक है ना, अरस्तु साहब ने आकारकीय गुणों के आधार पर, महान अरस्तु, अरस्तु साहब ने क्या किया बेटा, आकारकीय गुणों के आधार पर, आकारकीय गुण यानी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, उन्होंने पादपों को वर्गीकृत किया शाक, झाड़ी और वृक्ष में। एक ग्रुप बनाया पादप और दूसरा बनाया एनिमेलिया या जंतु या प्राणी। एनिमेलिया कह लीजिए आप, जंतु या प्राणी कह लीजिए। पादप में उन्होंने हाइट के आधार पर
सबसे छोटे वाले शाक, फिर थोड़ा उससे बड़े झाड़ी, और फिर सबसे बड़े वृक्ष। ये इस तरीके से। जंतु में भी उन्होंने क्या किया, वर्गीकरण किया। बच्चों, एक ग्रुप को उन्होंने कहा एनाइमा, दूसरे को कहा इनाइमा। इनाइमा वो थे जहां पर आरबीसी एब्सेंट थी, रेड ब्लड एब्सेंट था। इनाइमा वो थे जहां पे आरबीसी प्रेजेंट था, आरबीसी प्रेजेंट था, या आप कह सकते हैं कि रेड ब्लड प्रेजेंट था। ये अरस्तु साहब के द्वारा दिया गया वर्गीकरण है, महान अरस्तु। ठीक है जी, क्लियर नहीं यहां तक सबको? बढ़िया। इनके बाद लीनियस का जो वर्गीकरण आया, द्विजगत वर्गीकरण। ठीक है ना, इधर पढ़ लेते हैं, द्विजगत वर्गीकरण। द्विजगत वर्गीकरण। तो जो द्विजगत वर्गीकरण है बेटा, जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन है, द्विजगत वर्गीकरण, ये जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन है, टू किंगडम क्लासिफिकेशन या द्विजगत वर्गीकरण के बारे में हमें बताया महान लीनियस ने, कैरोलस लीनियस। मैंने बताया ना, मुझे जो है लीनियस और जेम्स वाटसन ये मेरे फेवरेट साइंटिस्ट हैं, कभी बताऊंगा क्यों। कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस साहब ने क्या किया कि जितने भी जीव थे इस पूरी दुनिया में, उनमें देखा कि जो सेल वॉल है, कोशिका भित्ति, वो प्रेजेंट है क्या। अगर कोशिका भित्ति प्रेजेंट थी, अगर कोशिका भित्ति उपस्थित थी, उपस्थित, तो उस किंगडम को उन्होंने क्या कहा, प्लांटी कहा बेटा। एक ऐसा किंगडम जिसके जीवों में सेल वॉल प्रेजेंट था, उसे इन्होंने क्या कहा, प्लांटी कहा। और ऐसे जीवों का किंगडम जिसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित थी, जिसमें बेटा कोशिका भित्ति अनुपस्थित थी, उनको कह दिया एनिमेलिया। क्या कह दिया भाई, उस किंगडम का नाम इन्होंने दिया एनिमेलिया। एनिमेलिया ये नाम दिया भाई उन्होंने, एनिमेलिया। समझ रहे हैं आप? दो किंगडम बन चुके हैं, प्लांटी और एनिमेलिया। और इसका मेन क्राइटेरिया क्या था, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। क्या क्राइटेरिया था भाई, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। अगर सेल वॉल प्रेजेंट है तो प्लांटी, और अगर सेल वॉल एब्सेंट है तो एनिमेलिया। अब देखो मित्रों, प्लांटी वाले किंगडम में क्या क्या रखा गया, तो बेटा प्लांटी किंगडम में रख दिया गया जीवाणु, कवक, शैवाल, ब्रायोफाइट, फर्न, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। जो भी ऐसे पादप समूह हैं, इसके अलावा फंजाई और एल्गी और बैक्टीरिया, ये सब कहां पे रख दिया गया, किंगडम प्लांटी में। क्यों? क्योंकि यहां पे सेल वॉल पाया जा रहा था, क्योंकि यहां पर सेल वॉल पाया जा रहा था बेटा। और जो एनिमेलिया है, एनिमेलिया, एनिमेलिया में किसको रखा गया, जो प्रोटोजोवा है। आज जो आप प्रोटोजोवा पढ़ते हो, तो वो प्रोटोजोवा कहां पे रखा गया था, एनिमेलिया में। इसके अलावा जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, यानी कि अकशेरुक प्राणी, अकशेरुक प्राणी, इनवर्टिब्रेट्स, वो भी उन्होंने एनिमेलिया में रखे। और साथ ही साथ जो कशेरुक प्राणी थे, यानी कि वर्टिब्रेट्स, वो भी एनिमेलिया में रखे गए थे। तो ये हो गए प्लांट किंगडम में, क्योंकि इनमें सेल वॉल पाया जा रहा था। और जिनमें सेल वॉल नहीं पाया जा रहा था, वो कहां पे रख दिए गए,
एनिमल किंगडम में रख दिए गए। कहां पे रख दिए गए बेटा? एनिमल किंगडम में। अभी बच्चों बात करते हैं इस टू किंगडम क्लासिफिकेशन की कमियों की या डिमेरिट की। आप कहेंगे यह निम्नलिखित के बीच में विभेद नहीं करता था। यह निम्नलिखित के मध्य, यह निम्नलिखित के मध्य विभेद नहीं करता था। यह निम्नलिखित के मध्य विभेद नहीं करता था। ये जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन था, टू किंगडम क्लासिफिकेशन, ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो है, उन्होंने सेम किंगडम में ऐसे ऑर्गेनिज्म को रखा जो एक कोशिकीय थे और बहुकोशिकीय थे, या जो प्रोकैरियोट थे एंड यूकैरियोट थे। आप कहेंगे प्रोकैरियोटिक जीव तथा यूकैरियोटिक जीव, प्रोकैरियोटिक जीव तथा यूकैरियोटिक जीव, इनके बीच में कोई अंतर नहीं करते थे टू किंगडम क्लासिफिकेशन में। या आप कह सकते हैं कि एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव एवं बहुकोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव एवं बहुकोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव एवं बहुकोशिकीय जीव। इसके अलावा आप देखिए एल्गी प्लांट रखे जा रहे हैं, कवक रखे जा रहे हैं साथ में, अर्थात प्रकाश संश्लेषी, प्रकाश संश्लेषी एवं अप्रकाश संश्लेषी जीव, प्रकाश संश्लेषी एवं अप्रकाश संश्लेषी जीव। ठीक है भाई, यानी कि फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म और नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। तो ये प्रोकैरियोट यूकैरियोट के बीच में कोई अंतर नहीं स्पष्ट कर रहे थे, मतलब एक साथ रखा गया था, कोई अंतर नहीं, कोई भी भेद नहीं। एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव एक साथ रखे गए। प्रकाश संश्लेषी जीव और अप्रकाश संश्लेषी जीव भी यहां पर एक साथ रखे गए थे। ठीक है, इसको देखिए बेटा, फिर आगे बढ़ेंगे। फटाफट से देखते चलो भाई। देख लिया बच्चों? चलिए अब हम लोग बात करने जा रहे हैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन और थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन की। सॉरी, टू किंगडम की बात तो हो ही गई है। अब हमें पढ़ना है तीन जगत वर्गीकरण। तीन जगत वर्गीकरण, दो दो लाइन बेटा याद रखना। तीन जगत वर्गीकरण दिया था हेकल नाम के वैज्ञानिक ने। हेकल नाम के वैज्ञानिक ने तीन जगत वर्गीकरण दिया था, और हेकल नाम के वैज्ञानिक ने क्या किया कि जो जीव थे उन समस्त जीवों को तीन अलग अलग किंगडम में डिवाइड किया। भाई प्लांटी और एनिमेलिया तो पहले से थे, प्लांटी और एनिमेलिया ये दो किंगडम तो बेटा पहले से थे ना। एक नया किंगडम यहां पर बना बेटा, एक नए किंगडम का इन्होंने निर्माण किया जिसका नाम था प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा, और प्रोटिस्टा में रखे गए सभी एक कोशिकीय जीव। प्रोटिस्टा में क्या रखे गए? सभी एक कोशिकीय जीव। प्रोटिस्टा में रखे गए बेटा सभी एक कोशिकीय जीव। ये थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन था, एक नया किंगडम बना प्रोटिस्टा। ऐसे दो लाइन पढ़ेंगे फोर किंगडम के बारे में। एक और वैज्ञानिक हुआ बेटा जिसका नाम था कोपलैंड।
पोकलैंड नहीं बेटा, पोकलैंड मशीनें आती हैं वो अलग बात है। चार जगत वर्गीकरण जो है, चार जगत वर्गीकरण बच्चों, चार जगत वर्गीकरण दिया था कोपलैंड ने। और ये जो कोपलैंड नाम का वैज्ञानिक है, कोपलैंड, कोपलैंड ने क्या किया, जितने भी जीव थे उन सारे जीवों को चार किंगडम में क्लासिफाई कर दिया भाई इसने। ये मार्केट में एक नया खेल लेकर आया, कह रहे नहीं 3 किंगडम में आनंद नहीं आ रहा है, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन देते हैं। बेटा आपके पास 3 किंगडम तो हेकल ने ही बता दिए थे। हेकल ने क्या क्या बताया था, प्रोटिस्टा, और क्या बता, और उससे पहले लिनियस क्या बता के गया था, प्लांटी और एनिमेलिया, प्लांटी और एनिमेलिया। तो बच्चों ये 3 किंगडम तो आपके पास पहले ही थे ना, ये 3 किंगडम तो आपके पास पहले ही थे। इन्होंने चौथा किंगडम दिया मोनेरा, मोनेरा, और इस मोनेरा में क्या रखे गए, प्रोकैरियोटिक जीव। क्या बेटा, प्रोकैरियोटिक जीव जानते हो ना, किंगडम मोनेरा, बैक्टीरिया वगैरह, जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, एक सत्य वास्तविक केंद्रक नहीं होता, केंद्रक आवरण नहीं होता, झिल्ली आबद्ध कोशिकांग नहीं होते, आनुवांशिक पदार्थ नग्न रहता है। पढ़ चुके हैं आप सेल वाले चैप्टर में प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के डिफरेंसेस। ओके बेटा, तो ये हो गया आपका 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन एंड 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, हेकल ने। कितने किंगडम बनाए टोटल, 3। नया कौन सा बनाया, प्रोटिस्टा। तब कौन कौन से किंगडम हो गए, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया। प्रोटिस्टा में क्या रखा गया, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक कोशिकीय जीव। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, कोपलैंड ने। कितने टोटल किंगडम हो गए, 4। नया कौन सा बना, मोनेरा। मोनेरा में क्या रखा गया, प्रोकैरियोटिक जीव। आइए अब पढ़ते हैं द वेरी फेमस, ठीक है भाई। अब हमें जो पढ़ना है वो है आर.एच. विटेकर का वर्गीकरण, जिसे हम और आप प्यार से कहते हैं 5 जगत वर्गीकरण। प्यार से क्या, गुस्से में भी तो यही बोलना पड़ेगा। 5 जगत वर्गीकरण, 5 जगत वर्गीकरण, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 जगत वर्गीकरण, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था मित्रों, आर.एच. विटेकर ने दिया था। आर.एच. विटेकर। और आर.एच. विटेकर ने कब दिया ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 1969, 1969। 1969 में, 1969 में उन्होंने ये 5 जगत वर्गीकरण दिया बेटा। ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसके बारे में हमें बताया, ठीक है ना। ये जो 5 जगत वर्गीकरण है, ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, इसमें उन्होंने क्या किया, सारे जीवों को 5 किंगडम में, 5 जगत में जो है विभाजित किया। पहला कौन सा, मोनेरा। दूसरा कौन सा, प्रोटिस्टा। तीसरा एक नया किंगडम बनाया, बताओ कौन सा, फंजाई। चौथा कौन सा, प्लांटी। और पांचवा कौन सा बताइएगा जरा, एनिमेलिया। एनिमेलिया। विटेकर साहब ने सारे जीवों को कुल इन 5 जगतों में विभाजित किया। 5 किंगडम कौन कौन सा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। फिर से बताओ कौन कौन सा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। और किस आधार पर किया ऐसा, किस आधार पर बेटा, तो आप कहेंगे कि विटेकर ने, यहां पे लिख रहा हूं मैं, देखो जरा ध्यान से, आप कहेंगे कि विटेकर ने निम्नलिखित आधार पर, निम्नलिखित आधार पर
विटेकर ने निम्नलिखित आधार पर समस्त जीवों को कुल 5 जगतों में वर्गीकृत किया। कुल 5 जगतों में वर्गीकृत किया। और बेटा ये 5 जगत वर्गीकरण हो उसके क्या थे, आधार क्या क्या थे? एक तो था जाति वृत्तीय संबंध। जाति वृत्तीय संबंध अर्थात फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, अर्थात फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कि कौन सा जीव या कौन सा किंगडम किस तरीके से किधर से विकसित हुआ, ये सारी चीजें जाति वृत्तीय संबंध। दूसरा था बेटा कोशिका संरचना। कोशिका संरचना अर्थात सेल स्ट्रक्चर कि वो प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट। तीसरा था बेटा पोषण की प्रक्रिया या पोषण की विधि, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। चौथा था बच्चों प्रजनन अर्थात रिप्रोडक्शन। और फिर था थैलस संरचना या बॉडी स्ट्रक्चर जिसे आप कह सकते हैं। थैलस संरचना कि उसमें एक कोशिका पाई जा रही है, ऊतक पाया जा रहा है, क्या पाया जा रहा है। थैलस संरचना अर्थात थैलस स्ट्रक्चर, थैलस स्ट्रक्चर। और इसको याद करने के लिए इसके इनिशियल्स ले लीजिए ऐसे। तो ये क्या हो जाएगा, PCMRT। PCMRT फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप अर्थात जाति वृत्तीय संबंध, कोशिका संरचना अर्थात सेल स्ट्रक्चर, पोषण मोड ऑफ न्यूट्रिशन, R रिप्रोडक्शन प्रजनन, T थैलस स्ट्रक्चर शरीर संरचना कह सकते हैं आप, बॉडी स्ट्रक्चर कह सकते हैं आप कि वो एक कोशिका का बना हुआ शरीर है उनका, या उसमें कुछ ऐसा अदृढ़ ऊतक पाया जा रहा है, अंग पाया जा रहा है, अंग तंत्र क्या क्या पाया जा रहा है। ठीक है, इसको देखिए। फिर वो जो टेबल है एनसीईआरटी में उसके बारे में डिस्कशन करेंगे भाई। उस टेबल के बारे में डिस्कशन करेंगे। चलो, तो ये आपने देख लिया ना 5 जगत वर्गीकरण। विटेकर अंकल का खेल आप सबने देख लिया ना, 5 जगत कौन कौन से थे, उसका क्राइटेरिया क्या क्या था, ये सारी चीजें। आगे बढ़े? अरे बोलो भाई। हाँ, एनसीईआरटी निकालो सब लोग, सब लोग बेटा एनसीईआरटी निकालो। और ये देखो इधर लक्षण लिए गए हैं, फिर 5 जगत में वो लक्षण कैसे है, मोनेरा में, प्रोटिस्टा में, फंजाई में, प्लांटी में, एनिमेलिया में। तो बेटा अगर आप देखेंगे मोनेरा जो है वो एक प्रोकैरियोटिक जीव है। मोनेरा जो है वो क्या है, एक प्रोकैरियोटिक जीव है। बाकी प्रोटिस्टा से लेकर प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, ये सब क्या है बेटा, यूकैरियोटिक जीव है। मोनेरा कैसा है, प्रोकैरियोट, बाकी सारे कैसे हैं, यूकैरियोट। यहीं पर एक पहले और एक करेक्टर और है जो यहीं पे देख लेते हैं। अब अगर ये मोनेरा प्रोकैरियोट है तो इसमें जो केंद्रक झिल्ली है वो अनुपस्थित रहेगी भाई।
अगर मोनेरा प्रोकैरियोट है तो इसमें जो केंद्रक झिल्ली है वो अनुपस्थित रहेगी। अच्छा जी, और क्या होगा? बाकी के जो यूकैरियोट हैं यानी कि प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया, अब चूंकि वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है तो वहां पर केंद्रक झिल्ली उपस्थित रहेगी। वहां पर क्या हो जाएगा? वहां पर केंद्रक झिल्ली जो है वो रहेगी उपस्थित। अच्छा जी, मोनेरा में जो कोशिका भित्ति है सेल वॉल कैसी पाई जा रही है? सेलुलोज रहित, यानी कि बहुसर्कराइड और अमीनो अम्ल की बनी हुई। क्या नाम दिया था हमने, बताइए, सेल वाले चैप्टर में? म्यूरिन कह लीजिए उसका नाम, या केमिकल नाम लिखना है इस नेचर वाइज तो क्या हो जाएगा? पेप्टिडोग्लाइकेन। पेप्टिडोग्लाइकेन भी तो कह सकते हैं ना, सेल वाले चैप्टर में ऑलरेडी बता चुका हूं मैं आपको, पेप्टिडोग्लाइकेन। प्रोटिस्टा में क्या है, कुछ में जो है सेल वॉल आपको देखने को मिलेगी। जैसे सेल वॉल आपको मिलेगी एक तो क्राइसोफाइट में और डाइनोफ्लैजलेट में। कुछ का मतलब जो सेल वॉल है वो कहां कहां पर मिल रही है? क्राइसोफाइट और डाइनोफ्लैजलेट। बाकी यूग्लिना में सेल वॉल नहीं है, यूग्लिना में जो सेल वॉल है वो नहीं है। अवपंख कवक जो है स्लाइम मोल्ड, उनके भी वेजिटेटिव फेज में नहीं है, उनके स्पोर में पाई जाती है, ये अलग बात है। हाँ, फंजाई में काइटिन का बना हुआ सेल वॉल पाया जाता है। किंगडम प्लांटी सेलुलोज सहित मेन कंपोनेंट जो है वो सेलुलोज होता है। और किंगडम एनिमलिया में जो सेल वॉल है वो नहीं पाई जाती भाई, नहीं पाई जाती। आगे देखिए, काय संरचना वही है, बॉडी स्ट्रक्चर, थैलस स्ट्रक्चर। अब चूंकि ये दोनों यूनिसेलुलर हैं, कौन कौन से? मोनेरा और प्रोटिस्टा। मोनेरा और प्रोटिस्टा क्या है? यूनिसेलुलर है। अर्थात मैं यह कहना चाह रहा हूं आपसे कि मोनेरा और प्रोटिस्टा एक कोशिका के बने होते हैं। ठीक है ना बच्चों? मोनेरा और प्रोटिस्टा एक ही कोशिका के बने होते हैं, एक सिंगल सेल के बने होते हैं, इसलिए इनमें कोशिकीय काय संरचना पाई जाती है। सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। फंजाई में पाया जाता है अदृढ़ ऊतक, लूज टिश्यू। अदृढ़ यानी कि जो दृढ़ ना हो, तो मल्टी सेलुलरिटी तो आ गई फंजाई में। फंजाई में क्या हुआ? मल्टी सेलुलरिटी तो आ गई, बहुकोशिकीय तो हो गए फंजाई, लेकिन टिश्यू जो है वो बहुत रिजिड नहीं है, बहुत दृढ़ता नहीं उस टिश्यू में, लूज टिश्यू बनता है। अदृढ़ ऊतक कहेंगे आप। क्या कहेंगे भैया? कि अदृढ़ ऊतक बनता है। बाकी अगर आप देखें तो जो प्लांटी है उसमें ऊतक पाया जा सकता है, अंग पाया जा सकता है, ऊतक तंत्र पाया जा सकता है ना? मतलब हायर, जो हाईएस्ट लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है? अंग है, अंग। कैसे होता है जरा देखिए यहां पर। जैसे कोशिका से शुरू करते हैं, तो कोशिका समझने के लिए बता रहा हूं। कोशिका मिलके बनाती है ऊतक, ऊतक मिलके बनाते हैं ऊतक तंत्र, ऊतक तंत्र मिलके बनाते हैं अंग, अंग मिलके बनाते हैं अंग तंत्र, और फिर बन जाएगा जीव। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें तो क्या है? जो एक कोशिका है वही जीव है। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक जो कोशिका है वही जीव है। लेकिन अगर आप फंजाई वगैरह की बात करें तो अदृढ़ ऊतक वो जीव है। लेकिन अगर आप देखते हैं प्लांट में, तो प्लांट में क्या है बेटा? ऊतक पाया जा रहा है, अंग पाया जा रहा है, और ऊतक तंत्र पाया जा रहा है। यानी कि प्लांट में जो हाईएस्ट लेवल है, प्लांट में बेटा जो हाईएस्ट लेवल है वो क्या है? अंग होने को, बाकी वो ऊतक तंत्र भी हो सकता है और ऊतक भी हो सकता है। एनिमल्स में जो सबसे हायर लेवल है, एनिमल्स में बेटा जो सबसे हायर लेवल है वो देखिए, ऊतक, अंग, अंग तंत्र, अंग तंत्र तक की चीजें पाई जाती हैं। श्वसन तंत्र, उत्सर्जी तंत्र, पाचन तंत्र। तो ऐसे जो तंत्र लेवल तक की चीजें हैं, वो तंत्र लेवल तक की चीजें कहां पर पाई जाएंगी? अंग तंत्र जो है वो एनिमेलिया में पाया जाता है, एनिमेलिया में। अंग तक की चीजें जो है वो पाई जाती हैं कहां पर? प्लांटी में।
फंजाई में अदृढ़ ऊतक तक पाया जाता है, और मोनेरा और प्रोटिस्टा चूंकि वो यूनिसेलुलर हैं, एक कोशिकीय जीव हैं, तो वहां पर कोशिकीय जो है, आप क्या कहेंगे कि कोशिकीय संरचना जो है वो पाई जा रही है। पोषण की विधि, ये जो है मोनेरा स्वपोषी भी होते हैं और परपोषी भी होते हैं। फिर स्वपोषी में ये रसायन संश्लेषी भी हैं और प्रकाश संश्लेषी भी हैं। इधर परपोषी में मृतपोषी भी हैं, परजीवी भी हैं। प्रोटिस्टा में अगर आप ओवरऑल देखें तो ये स्वपोषी भी हैं और परपोषी भी हैं। फंजाई पूरा का पूरा क्या है, परपोषी, टोटली परपोषी। एनिमिलिया क्या है, टोटली परपोषी। पादप क्या है, स्वपोषी, फोटोसिंथेसिस करते हैं ना, पादप जो है फोटोसिंथेसिस करते हैं, स्वपोषी है। ठीक है, यानी मोनेरा और प्रोटिस्टा में दोनों पाया जा रहा है, मोनेरा और प्रोटिस्टा में दोनों पाया जा रहा है। फंजाई और एनिमिलिया केवल और केवल परपोषी हैं, हेटेरोट्रॉफ। और प्लांटी की अगर आप बात करें पादप की, मुख्यतया वो कैसे हैं, स्वपोषी हैं, ऑटोट्रॉफ है। उसमें कुछ एक्सेप्शन है ना, जैसे ब्लैडर वॉर्ट वगैरह, वो सब अलग चीजें हैं, हालांकि वो क्या है, पार्शियल परपोषी हैं। लेकिन कसकटा वगैरह देखें आप, जो कसकटा जो है, अमरबेल वगैरह, ये सब जो है पूरी तरीके से क्या है, परपोषी होते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि पादप स्वपोषी हैं कि परपोषी हैं, तो आपको स्वपोषी ही बताना है। ठीक है, प्रजनन की विधि। अच्छा, मजेदार बात यह है कि ये जो आखिरी वाला करेक्टर है, ये इंग्लिश की एनसीईआरटी में है भी नहीं। इंग्लिश की एनसीईआरटी में ये लास्ट वाला जो क्राइटेरिया, ये नहीं मिलता आपको। उन्होंने बस पोषण की विधि तक पढ़ाया है। कहां तक पढ़ाया है, पोषण की विधि तक ही पढ़ाया है। ठीक है जी। यहां पर संयुग्मन अर्थात कॉन्जुगेशन हो जाता है। प्रोटिस्टा में युग्मक संलयन होता है, यानी गैमीट मिलेगा और संयुग्मन भी होता है। बाकी गैमीट मिलेंगे तो निषेचन के जैसा फंजाई में, प्लांटी और एनिमिलिया में। ठीक है ना, निषेचन की जो प्रक्रिया है कि गैमीट मिलते हैं, केंद्रक मिलते हैं, वो सब आपको कहां कहां पर देखने को मिलेगा प्रॉपरली, फंजाई में, प्लांटी में और एनिमिलिया में। ये टेबल देखिए, फिर आगे बढ़ेंगे। मार्क कर लो एनसीईआरटी में ऐसे ही, जो जो चीजें मैंने ऐड ऑन की हैं कर लो, काम आएगा। ठीक है, चलो बच्चों, देखिए अगर आप 5 किंगडम के हिसाब से देखें, मैं आपको कुछ बातें बता दूं कि 5 जगत वर्गीकरण के अनुसार, 5 जगत वर्गीकरण के अनुसार पांच जगत वर्गीकरण के अनुसार, सुनिए, 5 जगत वर्गीकरण के अनुसार अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रोकैरियोटिक जीवों का जगत, प्रोकैरियोटिक जीवों का एक ही जगत है और वो है मोनेरा। मोनेरा। अगर मैं आपसे कहूं यूकैरियोटिक जीवों का जगत, यूकैरियोटिक जीवों का जगत, तो बेटा फिर वो 4 हैं। कौन कौन से हैं 4 बताइएगा जरा। प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। प्रोकैरियोट का एक ही किंगडम है, किंगडम मोनेरा। यूकैरियोट के 4 किंगडम है, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों का जगत, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों का जगत।
तो बेटा वो है एक, कौन सा? प्रोटिस्टा। बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों का जगत। तीन है बेटा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। लेकिन अगर मैं सिर्फ इतना कहूं कि एक कोशिकीय जीवों का जगत, अब इस बार मैं यूकैरियोट प्रोकैरियोट कुछ नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं एक कोशिकीय जीवों का जगत। एक कोशिकीय जीवों का जगत। अब मैंने यहां पर यूकैरियोट प्रोकैरियोट कुछ नहीं कहा। तो 5 किंगडम में से 2 किंगडम ऐसे हैं जिसमें केवल और केवल एक कोशिकीय जीव रखे गए हैं। कौन कौन से बेटा? तो आप कहेंगे मोनेरा तथा प्रोटिस्टा। मोनेरा तथा प्रोटिस्टा। मोनेरा में क्या रखा गया है? मोनेरा में रखा गया है एक कोशिकीय लेकिन प्रोकैरियोटिक जीव। और प्रोटिस्टा में क्या रखा गया है? तो प्रोटिस्टा में रखा गया है एक कोशिकीय लेकिन यूकैरियोट। तो यहां पर हमने सवाल की भाषा में यूकैरियोट प्रोकैरियोट कुछ नहीं लिखा। प्रोकैरियोट का एक मोनेरा, यूकैरियोट के 4 प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। एक कोशिकीय यूकैरियोट का एक, कौन सा? प्रोटिस्टा। बहुकोशिकीय यूकैरियोट के कितने? 3, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। लेकिन जो एक कोशिकीय जीवों का जगत है, एक कोशिकीय जीवों का जगत, अब इसमें यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर अपन नहीं कह रहे, सॉरी, इसमें प्रोकैरियोट यूकैरियोट अपन नहीं कह रहे। तो अपने को सिर्फ उन किंगडम की बात करनी है, अपने को सिर्फ उन जगतों की बात करनी है जिसमें क्या आते हैं? एक कोशिकीय जीव आते हैं। क्या आते हैं बेटा? जिसमें जिसमें आते हैं एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव। और वो क्या हो जाएगा? मोनेरा और प्रोटिस्टा। मोनेरा और प्रोटिस्टा हो जाएगा भाई। चलिए एक और बढ़िया बात बताऊं मैं आपको। विटेकर के 5 जगत वर्गीकरण में, विटेकर के 5 जगत वर्गीकरण में, विटेकर के 5 जगत वर्गीकरण में, इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ विटेकर, शैवालों को 3 अलग अलग जगत में रखा गया है। शैवालों को 3 अलग अलग जगत में रखा गया है। 3 अलग अलग जगत में रखा गया है, या ऐसे कहा जाए कि 3 अलग अलग जगतों में रखा गया है। ठीक है भाई। विटेकर ने ये जो अपना 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, तो अगर आप विटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करें तो जो शैवाल होते हैं पूरी दुनिया में, जो विभिन्न विभिन्न प्रकार के शैवाल हैं, अगर उन शैवालों को देखा जाए, उनकी उपस्थिति को देखा जाए, तो विटेकर के वर्गीकरण में उनको 3 अलग अलग जगतों में रखा गया है, 3 अलग अलग किंगडम में रखा गया है। कहां पे रखा गया है? 3 अलग अलग किंगडम में रखा गया है। जैसे कि आप कहेंगे कि प्रोकैरियोटिक शैवाल, जो प्रोकैरियोटिक शैवाल है, जिन्हें हम लोग कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, अर्थात नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल कहते हैं जिन्हें, ये रखे गए हैं मोनेरा जगत में। कहां पे रखे गए हैं? मोनेरा जगत में, मोनेरा जगत में। लेकिन जो एक कोशिकीय यूकैरियोटिक शैवाल है, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक शैवाल, जैसे कि क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास, अभी लिखा दूंगा प्रोटिस्टा पढ़ाते समय, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक शैवाल, बेटा ये प्रोटिस्टा जगत में रखे गए हैं। प्रोटिस्टा जगत।
और जो बहुकोशिकीय शैवाल हैं, जो बेटा बहुकोशिकीय शैवाल हैं, ये बहुकोशिकीय शैवाल रखे गए हैं वनस्पति जगत में, अर्थात प्लांट किंगडम में। कहां पे रखे गए हैं भाई? वनस्पति जगत में रखे गए हैं, अर्थात प्लांट किंगडम में रखे गए हैं। तो बच्चों आप देख रहे हो कि विटेकर के क्लासिफिकेशन के हिसाब से ये जो शैवाल हैं, इन शैवालों को जो है कहां पे रखा गया? 3 अलग अलग जगतों में रखा गया है, 3 अलग अलग किंगडम में रखा गया है। और वो 3 अलग अलग किंगडम कौन कौन से हैं? जो प्रोकैरियोटिक शैवाल है, जैसे कि नीलहरित शैवाल, जिन्हें कि साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, वो मोनेरा जगत में रखे गए। जो एक कोशिकीय लेकिन यूकैरियोटिक शैवाल हैं, जैसे कि क्लोरेला है, क्लेमाइडोमोनास है, एसिटाबुलेरिया है, ये सब रखे गए प्रोटिस्टा में। और बाकी जो बहुकोशिकीय शैवाल हैं वो प्लांट किंगडम में रखे गए, वनस्पति जगत में रखे गए। क्लियर? अच्छा देखो, यूकैरियोटिक जीवों का जो किंगडम है वो कौन सा है? प्रोटिस्टा है। ध्यान समझना, थोड़ा दिमाग लगाना। यूकैरियोटिक जीवों का जो किंगडम है वो क्या है? प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा। ईस्ट कैसा होता है बताओ? ईस्ट कैसा होता है? ईस्ट भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट है। तो ईस्ट को कहां रखा जाना चाहिए? प्रोटिस्टा में। भाई ईस्ट कैसा है? यूनिसेलुलर यूकैरियोट। ईस्ट जो होता है खमीर, कैसा होता है? यूनिसेलुलर यूकैरियोट। और जो किंगडम प्रोटिस्टा है उसमें कौन से जीव रखे जाते हैं? यूनिसेलुलर यूकैरियोट। तो अगर विटेकर का जो अपना एक क्राइटेरिया है, ठीक है ना, कि जो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक जीव हैं कहां पे रखा जाना चाहिए था? प्रोटिस्टा में। लेकिन आप सब जानते हैं ईस्ट को कहां पर रखा गया है? फंजाई में। ईस्ट को कहां पर रखा गया है बेटा? फंजाई में। तो आप कहेंगे कि विटेकर के 5 जगत वर्गीकरण के अनुसार, विटेकर के 5 जगत वर्गीकरण के अनुसार ईस्ट को प्रोटिस्टा जगत में रखा जाना चाहिए था। प्रोटिस्टा जगत में रखा जाना चाहिए था, किंतु इसे फंजाई जगत में रखा गया है। किंतु इसे फंजाई जगत में रखा गया है। कहां पे रखा गया है भाई? इसे रखा गया है फंजाई जगत में। कहां पे रखा गया है इसे फंजाई जगत में रखा गया है। लेकिन अगर विटेकर के हिसाब से चलते तो कहां रखा जाना चाहिए था? रखा इसको जाना चाहिए था किसमें बेटा? प्रोटिस्टा में। क्यों? क्योंकि ईस्ट होता है यूनिसेलुलर यूकैरियोट, और यूनिसेलुलर यूकैरियोट का जो किंगडम है वो प्रोटिस्टा है। इसको देखिए फटाफट से, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए भाई, इसके बाद पढ़ेंगे 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, 6 जगत वर्गीकरण। छह जगत वर्गीकरण।
छह जगत वर्गीकरण। एक वैज्ञानिक हुआ, उसका नाम था कार्ल वूज। उसके दिमाग की उपज है ये। छह जगत वर्गीकरण जो है वो कार्ल वूज के दिमाग की उपज है। कार्ल वूज के। कार्ल वूज ने क्या किया, सभी जीवों को छह जगतों में विभक्त किया, वर्गीकृत किया। आप इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि यू बैक्टीरिया या सिंपली बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। सुनो बेटा, कार्ल वूज ने देखा कि जो यू बैक्टीरिया हैं और जो आर्की बैक्टीरिया हैं, एक तो उनके सेल वॉल में अंतर है, उनकी जो सेल वॉल की संरचना उसमें अंतर है, और दूसरा आर्की बैक्टीरिया में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें शाखित श्रृंखला वाले लिपिड पाए जा रहे हैं। कैसे लिपिड पाए जा रहे हैं बेटा, बताइए जरा। आप कहेंगे सर शाखित श्रृंखला वाले लिपिड पाए जा रहे हैं। भाई मोनेरा को दो पार्ट में विभक्त किया ना कार्ल वूज ने, बाकी के चार किंगडम तो वैसे ही हैं, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। कार्ल वूज ने क्या किया, जो पहले का किंगडम मोनेरा था बेटा, उस किंगडम मोनेरा को दो अलग अलग किंगडम में डिवाइड कर दिया। उस किंगडम मोनेरा को दो अलग अलग किंगडम में डिवाइड कर दिया। कौन कौन सा, यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कार्ल वूज ने ऐसा क्यों किया, या सिंपली अगर आप कहें कि मोनेरा को यू बैक्टीरिया तथा आर्की बैक्टीरिया में विभक्त करने के कारण, मोनेरा को यू बैक्टीरिया तथा आर्की बैक्टीरिया में विभक्त करने के कारण, विभक्त करना मतलब डिवाइड करने के कारण, क्या कारण थे भाई, क्या वजह थी कि ऐसा किया गया कि मोनेरा को क्लासिफाई कर दिया गया यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया में। तो बेटा दो बड़े रीजन हैं। आप कहेंगे एक तो आर्की बैक्टीरिया तथा यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया तथा यू बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति संरचना में अंतर, कोशिका भित्ति में अंतर या कोशिका भित्ति संरचना में अंतर। बेटा आर्की बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकेन का सेल वॉल नहीं पाया जाता, म्यूरिन का सेल वॉल जो है नहीं पाया जाता आर्की बैक्टीरिया में। और दूसरा आप कहेंगे आर्की बैक्टीरिया की कोशिका झिल्ली में, आर्की बैक्टीरिया की कोशिका झिल्ली में, आर्की बैक्टीरिया की कोशिका झिल्ली में, आर्की बैक्टीरिया की कोशिका झिल्ली में शाखित श्रृंखला वाले लिपिड का पाया जाना,
शाखित श्रृंखला वाले लिपिड का पाया जाना, शाखित श्रृंखला वाले लिपिड का पाया जाना। ठीक है बेटा, ये दो मुख्य कारण थे, ये दो बड़े अंतर थे, ये वो रीजन थे जिसकी वजह से आर्की बैक्टीरिया को फिर यू बैक्टीरिया से अलग किया गया। आर्की बैक्टीरिया को यू बैक्टीरिया से अलग किया गया। या आप इस प्रकार से भी इसे कह सकते हैं कि ये जो मोनेरा था उसको दो अलग अलग ग्रुप में विभाजित किया गया। अच्छा, कार्ल व्रूज ने एक और काम किया भाई। ये जो कार्ल वूज है ना, इसने एक और काम किया। इसने विकसित करी 3 अनुक्षेत्र पद्धति। 3 अनुक्षेत्र पद्धति यानी कि 3 डोमेन सिस्टम। इंग्लिश में क्या कहते हैं? 3 डोमेन सिस्टम। और ये भी किसने किया? कार्ल वूज ने। कार्ल वूज ने ही ये काम किया बेटा। कार्ल वूज ने एक क्राइटेरिया लिया और उस क्राइटेरिया के आधार पर ये जो 6 किंगडम थे इनको 3 डोमेन में विभक्त किया कि 3 डोमेन होते हैं, और उन 3 डोमेन में मिला के जब आप देखते हैं, उन 3 डोमेन में जब आप मिलाकर देखते हैं तो फिर उनमें पाया जाता है क्या? टोटल 6 जगत। तो 6 जगत वर्गीकरण कार्ल वूज ने दिया। उसका आधार था ये जो यहां पे लिखा हुआ है। उसका आधार दूसरा था बेटा, उसका आधार ये था। लेकिन जो 3 अनुक्षेत्र बनाए, 3 बड़े ग्रुप बनाए, ऐसे समझिए कि एक अनुक्षेत्र में एक से ज्यादा जगत भी आ सकता है। किसी अनुक्षेत्र में एक से ज्यादा किंगडम भी आ सकते हैं, यानी किंगडम से एक बड़ी चीज बनाई, अनुक्षेत्र कहा गया, उसे डोमेन कहा गया। आप कहेंगे कार्ल वूज ने 16S राइबोसोमल आरएनए में कार्ल वूज ने 16S राइबोसोमल आरएनए में जीनों के अनुक्रम के आधार पर, जीनों के अनुक्रम के आधार पर कार्ल वूज ने 16S राइबोसोमल आरएनए में जीनों के अनुक्रम के आधार पर कि जीन का सीक्वेंस क्या है, इस आधार पर 6 जगतों को 3 अनुक्षेत्रों में विभक्त किया या 3 अनुक्षेत्रों में वर्गीकृत किया। ठीक है भाई, ये कार्ल वूज साहब ने किया। कार्ल वूज साहब ने 16S राइबोसोमल आरएनए में क्या सीक्वेंस है, जो जीन उपस्थित हैं उनका क्या सीक्वेंस है, उसके आधार पर ये जो 6 किंगडम हैं, तो उन 6 किंगडम को 3 डोमेन में, 3 अनुक्षेत्र में वर्गीकृत किया। जब उसने मोनेरा को यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया में विभक्त किया, उसके कारण अलग थे। ये है उसका रीजन कि आर्की बैक्टीरिया के सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में अंतर है। मोटा मोटा अगर हिसाब किताब लगाए तो एक्चुअल बात तो लिखाई दी है कि आर्की बैक्टीरिया के सेल वॉल के कंपोजिशन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या है, डिफरेंस है। जैसा यूकैरियोट में, जैसा यू बैक्टीरिया में होता है, आर्की बैक्टीरिया में वैसा नहीं होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद इन सारे के सारे जो 6 किंगडम हैं, इन 6 किंगडम्स को 3 अनुक्षेत्र में विभक्त किया, 3 डोमेन में वर्गीकृत किया, 3 डोमेन में डिवाइड किया। तो चाहे वो 6 जगत वर्गीकरण हो और चाहे वो 3 अनुक्षेत्र पद्धति हो, दोनों को किसने विकसित किया, दोनों के बारे में किसने बताया हमें? कार्ल वूज ने। और जो 3 डोमेन सिस्टम है उसका आधार क्या है?
कि जो 16S राइबोसोमल आरएनए उसमें जीन का सीक्वेंस क्या है। तो मान लीजिए कि ये आखिरी का कोई पूर्वज है, ऐसे लास्ट कॉमन एंसेस्टर, आखिरी कॉमन पूर्वज, प्रोजिनोट ये टर्म इसके लिए दिया जाता है, मत याद रखिएगा। अब जो ये आखिरी कॉमन एंसेस्टर है बेटा, इस आखिरी कॉमन एंसेस्टर से, इस आखिरी कॉमन एंसेस्टर से यहां पर ऐसे 3 डोमेन बने भाई, 3 डोमेन, यही है आपके 3 डोमेन या 3 अनुक्षेत्र। कौन कौन सा? तो आप कहेंगे आर्किया, बैक्टीरिया और यूकैरिया। आर्किया, बैक्टीरिया और यूकैरिया। अब ये जो आर्किया है इसमें तो एक ही किंगडम आएगा, आर्की बैक्टीरिया। इसमें तो एक ही किंगडम आएगा, आर्की बैक्टीरिया। ये जो आप दूसरा अनुक्षेत्र देख रहे हैं इसमें भी एक ही किंगडम आता है, यू बैक्टीरिया कह लीजिए या बैक्टीरिया कह लीजिए। लेकिन मित्रों अगर आप देखो तो यहां पर ऐसे क्या हो जाएगा, ये 4 किंगडम आएंगे। कितने किंगडम आएंगे बेटा? तो यहां पर आ जाएंगे 4 किंगडम। ये क्या है? प्रोटिस्टा, ये क्या है? फंजाई, ये क्या है? प्लांटी, और ये क्या है? एनिमेलिया। एनिमेलिया दोस्त। तो ये क्या है? ये हो गए 3 डोमेन, और ये 3 डोमेन के हो गए टोटल 6 किंगडम। एनसीईआरटी ने थोड़ा सा जिक्र किया इस बारे में, ज्यादा नहीं पढ़ा रहे हो। हवा हवा में लिख के 2 लाइन निकल लिए छू के, कितने में मौत को छू के टक से वापस आ गया। तो वैसे यहां पर ना एनसीईआरटी वालों ने 3 डोमेन सिस्टम को टच करके टक से वापस आ गए। लेकिन आपको 3 डोमेन सिस्टम तभी समझ में आया क्योंकि 3 डोमेन सिस्टम में अभी मैं कहता कि ये आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, फिर आप कहते सर ये तो मोनेरा था, ये अलग कब हुआ? आप समझो मेरी बात। आपको अगर पेड़ा बनाना है तो पहले मावा बनाना पड़ेगा। रसगुल्ला अगर बनाना है तो आपको मावा चाहिए, खोया बोलते हैं जिसे। तो भाई अगर आपको 3 डोमेन सिस्टम समझ, रटने की बात नहीं कर रहे हैं हमें, रटने को तो लोग कुछ भी रटते हैं, फिजिक्स भी रटते हैं, वो अलग बात हो गई। अपन यहाँ पे समझने के लिए खड़े हैं, बैठे हैं समझने, मैं यहाँ समझाने के लिए हूँ, आप यहाँ समझने के लिए हैं। तो भाई मेरे, अगर आपको 3 डोमेन सिस्टम समझना है तो फिर आपको 6 किंगडम जो है, 6 जगत वर्गीकरण, वो तो समझना ही पड़ेगा। उसमें तो कोई दो राय ही नहीं है, बताओ। तो ये हो गया आपका 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, या इसी को आप कहेंगे 3 अनुक्षेत्र पद्धति। फटाफट से इसको देखिए, आगे बढ़ेंगे। देख लिया बेटा यहां तक? चलो इधर आओ जरा। ये पढ़ा हमने आज यहां से। सबसे पहले तुमने ये पढ़ा, फिर उसके बाद ये सारी बातें पढ़ी, फिर हमने ये पढ़ा भाई, फिर ये टेबल देखी एनसीईआरटी की,
ये छोटे छोटे सवाल होते हैं, है ना, कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो विटेकर का जो क्लासिफिकेशन है ये उसी से संबंधित चीजें हैं, इसमें कुछ भी अलग से नहीं है। और फिर ये 6 जगत वर्गीकरण और 3 अनुक्षेत्र पद्धति। आइए आगे बढ़ते हैं। मोनेरा जगत की बात कर लें भाई, बताओ। मोनेरा जगत की बात कर लें, किंगडम मोनेरा की। मोनेरा जगत यानी कि किंगडम मोनेरा। और आप सब जानते हैं कि ये जो मोनेरा जगत है इसमें सारे के सारे जीव कैसे होते हैं, प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। कैसे होते हैं भाई, प्रोकैरियोटिक जीव। क्या है भाई, सभी बैक्टीरिया। एनसीईआरटी कहती है सभी बैक्टीरिया जो है मोनेरा में आते हैं, सभी एक कोश की, याद रखिएगा। वो बाद में कॉलोनी बना ले, कुछ बना ले, वो अलग बात है, लेकिन मोनेरा में जितने भी जीव हैं सबके सब कैसे होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। मोनेरा में जितने भी जीव हैं सारे के सारे यूनिसेलुलर होते हैं बेटा, एक कोशिकीय होते हैं। मोनेरा में जो जीव हैं उनकी जो संरचना है सरल होती है, सरल संरचना। संरचना जो है काफी सरल है, लेकिन उपापचय जो है कॉम्प्लेक्स है। उपापचय क्या है, जटिल प्रक्रियाएं हैं यहां पर। छोटा आकार है ना, साइज में तो ये छोटे होते हैं भाई, आकार इनका छोटा होता है, लेकिन तीव्र गति से विभाजन, अगर आप इनको प्रोकैरियोट से तुलना करें तो इनका जो विभाजन है वो काफी तेज होता है, तीव्र गति से विभाजन होता है। ठीक है ना, विभाजन जो है इनका वो काफी तीव्र गति से होता है। मोनेरा जगत की बात कर रहे थे। मोनेरा जगत कह लीजिए या कंपैरेटिवली और बढ़िया टर्म ले लें, जीवाणु। जीवाणु जो होते हैं ना बेटा, उनको वो कैसे दिख रहे हैं, आकृति कैसी है उनकी, शेप कैसा है। और जीवाणुओं के वर्गीकरण का एक तरीका है ये कि हम उनके एक विशेष आकृति के आधार पर वर्गीकरण करते हैं। जो उनका एक स्पेशलाइज शेप है, उस स्पेशलाइज शेप के आधार पर जीवाणु जो हैं वो वर्गीकृत किए जाते हैं। और 4 प्रकार के होते हैं। कॉकस जीवाणु गोल होते हैं भाई, गोल। दूसरे हो जाएंगे बैसिलस जीवाणु, बैसिलस। बैसिलस का मतलब कि दंडाकार या छड़ाकार, दंड के जैसे होते हैं ये। छड़ जो होती है ना, छड़ ऐसे रॉड शेप, छड़ के जैसे या दंड के जैसे होते हैं, रॉड शेप्ड होते हैं बैसिलस जीवाणु। तीसरे हो जाएंगे बेटा विब्रियो जीवाणु। और विब्रियो जीवाणु जो होते हैं वो कॉमा शेप होते हैं। आप लोग कॉमा लगाते हो ना लिखते समय, कॉमा शेप होते हैं भाई वो। और चौथे होंगे स्पाइरिलम। स्पाइरिलम या स्पाइरिला, ये बेटा स्पाइरल शेप के होते हैं, स्पाइरल शेप के। कॉकस जीवाणु जो है, कॉकस जीवाणु, ये कुछ ऐसे हो जाएंगे इस तरीके से बेटा, गोलाकार। ठीक है ना, गोलाकार। और गोलाकार हैं ये, इनमें जो है ऐसा भी हो सकता है कि 2 गोले आपस में जुड़े हुए हों। ये एक बैक्टीरिया है, दूसरा बैक्टीरिया है। क्योंकि सर अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि मोनेरा जगत में सभी के सभी जितने भी जीव हैं वो एक कोशिकीय हैं, और यहां पर तो आपने 2 गोले बना दिए हैं, अभी मैं 4 भी बना दूंगा।
गोला बहुत बनाता हूं बेटा मैं, ठीक है ना। ये इसका मतलब ये कि एक जीवाणु ही दूसरा जीवाणु, बस ये साथ में रह रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये ऐसे 4 जीवाणु एक साथ में रहें, ये तो अभी 3 रह रहे हैं ऐसे, या ये 4 ऐसे भी रह सकते हैं, है ना। लेकिन आप देखो ये एक बैक्टीरिया कैसा है, गोल है, गोल। दूसरा होता है बेटा कि ये दंडाकार हो सकते हैं, बैसिलस, ये इस तरीके से, ये से दंड बना हुआ है। ऐसा भी हो सकता है कि 2 दंड बने हुए हों, ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे दंड आपस में जुड़े हुए हों। याद रखना कि हर दंड क्या है, हर दंड जो है एक बैसिलस जीवाणु है। और इन जीवाणुओं में खास बात क्या है, इन्हीं में देखा जाता है इंडोस्पोर। इन्हीं जीवाणुओं में क्या देखा जाता है बेटा, जो इंडोस्पोर है वो भी सामान्यतया इन्हीं में देखने को मिलता है। एनसीईआरटी ने ऐसे तो बना रखा है। और ये क्या है, इंडोस्पोर है भाई, अंतः बीजाणु या इंडोस्पोर कह लीजिए आप इसे। ये अंतः बीजाणु है या इंडोस्पोर है। और इंडोस्पोर जो होता है वो कॉमनली आपको बैसिलस टाइप के जीवाणुओं में ही मिलता है, बैसिलस टाइप के जीवाणुओं में, बैसिलस। ये जो है बेटा कॉमा शेप हो सकता है, कॉमा किधर को भी लग सकता है। और फिर है स्पाइरल शेप का जीवाणु, स्पाइरल शेप का जीवाणु है भाई। तो ये जो स्पाइरल शेप का जीवाणु है, जब आप इसे देखेंगे तो ये ऐसे कई बार क्या हो रहा होगा, घूम रहा होगा। और ये इसमें ऐसे फ्लैजला पाए जा रहे होंगे बेटा। आप एनसीईआरटी देखिए, उन्होंने फ्लैजला जो है वो स्पाइरल जीवाणु में ही बना रखे हैं। फ्लैजला जो है वो उन्होंने स्पाइरल जीवाणु में ही बना रखे हैं। फ्लैजला जो है वो उन्होंने स्पाइरल जीवाणु में ही बना रखे हैं बेटा, जब भी आप एनसीईआरटी देखोगे तो ये बहुत बेसिक शेप है बैक्टीरिया का जो आप यहां पे देख रहे हैं। क्लियर है? फटाफट से देखिए इसको, आगे पढ़ेंगे। फटाफट से देखना है भाई। बेटा इसको पढ़ने के बाद आइए अब मैं आपको पढ़ा देता हूं जीवाणुओं में पोषण। ठीक है ना। अगली चीज जो मैं आपको पढ़ाना चाह रहा हूं वो क्या है भाई, जीवाणुओं में पोषण। आ जाओ, हम लोग यहां पर पढ़ने जा रहे हैं जीवाणुओं में पोषण। जीवाणुओं में पोषण, न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, जीवाणुओं में पोषण। ऐसा हो सकता है बच्चों कि ये स्वपोषी हो, और ऐसा भी हो सकता है कि ये परपोषी हो। ये स्वपोषी भी हो सकते हैं और परपोषी भी हो सकते हैं। ठीक है भाई, ये क्या हो सकते हैं, स्वपोषी भी हो सकते हैं और परपोषी भी हो सकते हैं। जीवाणु जो होते हैं वो स्वपोषी भी हो सकते हैं और परपोषी भी हो सकते हैं। स्वपोषी का मतलब ये होता है कि इनऑर्गेनिक चीजों से ऑर्गेनिक बायोमास प्रिपेयर करना। क्योंकि घास को खा के बकरी भी अपने अंदर मांस तैयार कर लेती है, और बकरी को खा के इंसान भी अपने अंदर मांस तैयार कर लेता है।
तो जो ऑर्गेनिक चीजों को खाता है और ऑर्गेनिक चीजें ही एसिमिलेट करता है, बनाता है, ऑर्गेनिक चीजों को खाकर, ऑर्गेनिक चीजों को कंज्यूम करके ऑर्गेनिक जैव भार, ऑर्गेनिक बायोमास प्रिपेयर करना, ये स्वपोषी होने का गुण नहीं है। तो हम सब कर ही रहे हैं। स्वपोषी होने का गुण है कि जो इनऑर्गेनिक चीजों से ऑर्गेनिक बायोमास बनाए, जो इनऑर्गेनिक चीजों से क्या करे, ऑर्गेनिक बायोमास बनाए। जैसे कोटू और हटवू की रिएक्शन हो जाए, बोलो भाई, जैसे कोटू और हटवू की रिएक्शन हो जाए और कार्बोहाइड्रेट बन जाए। बताओ भाई, कोटू और हटवू की रिएक्शन हो जाए और बच्चों कार्बोहाइड्रेट बन जाए, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे कि ये स्वपोषी है। ठीक है ना भाई, ये क्या है कि ये अपना जो है स्वपोषी है। अब जब आप यहां पर इसको स्वपोषी देखेंगे, ठीक है, तो आपको ऊर्जा की भी आवश्यकता पड़ेगी। आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी? ऊर्जा की। अब ये जो ऊर्जा है, ध्यान से देखिएगा जरा, ये जो ऊर्जा है, ये ऊर्जा आप किस तरीके से दे पा रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को जोड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। ऊर्जा अगर मिल रही है रेडॉक्स प्रोसेस से, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के प्रक्रम से अगर ऊर्जा मिल रही है, तो फिर ऐसे जीवों को कह दिया जाएगा रसायन संश्लेषी। ऐसे जीवों को क्या कह दिया जाएगा? रसायन संश्लेषी। और अगर ये ऊर्जा किसी प्रकाश से प्रकाश के स्रोत से मिल रही हो, प्रकाश से मिल रही हो, तो फिर ये कह दिए जाएंगे प्रकाश संश्लेषी। ठीक है भैया, समझना गेम क्या चल रहा है इसमें। अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन के प्रोसेस से जो ऊर्जा निर्मुक्त होती है, अगर उस ऊर्जा का प्रयोग करके, अगर उस ऊर्जा का प्रयोग करके इनऑर्गेनिक चीजों से ऑर्गेनिक चीज बनाई जाए, तो ऐसे जो जीव हैं वो क्या हो जाएंगे? रसायन संश्लेषी कहे जाएंगे। और अगर इनको जोड़ने के लिए जो ऊर्जा है वो हमें लाइट से मिल रही हो, किससे मिल रही बेटा? लाइट से, सूर्य के प्रकाश से, तो फिर वो प्रकाश संश्लेषी कहे जाएंगे। ठीक है। अब परपोषी में ना तीन चीजें हैं भाई जी। एक है मृतपोषी, मृतपोषी, या इसी को कभी कभी लिख के आ जाएगा मृतजीवी, या कभी कभी लिख के आ जाएगा मृतोपजीवी। एक ही बात है, घबराना नहीं आपको। मृतपोषी यानी कि मृतजीवी यानी कि मृतोपजीवी, ऐसे जीवाणु जो सड़े गले पदार्थ से भोजन प्राप्त करते हैं। सड़े गले पदार्थ से, सड़े गले पदार्थ से भोजन प्राप्त करते हैं। सड़े गले पदार्थ से भोजन प्राप्त करते हैं। बच्चों दूसरे होते हैं परजीवी। परजीवी, परजीवी वो होता है जो किसी जीवित जीव के ऊपर रहता है। जीवित जीव, पादप अथवा जंतु से पोषण प्राप्त करते हैं। तो अगर ये किसी जिंदा इंसान में रह रहे हैं, अगर ये किसी जिंदा इंसान में रह रहे हैं बेटा, ठीक है ना, और जिंदा इंसान में रह रहे हैं और उससे पोषण प्राप्त कर रहे हैं, तो फिर ये पैरासाइट कहे जाएंगे, परजीवी कहे जाएंगे बेटा। पैरासाइट या परजीवी, क्लियर है ना। और अगर ये किसी के साथ रह रहे हैं तो फिर वो सहजीवी संबंध हो जाएगा, सहजीवी।
साथ में रहना किसी के, उनका कोई काम करना, बदले में खाना मांग लेना। तो ये हो गया बेटा जीवाणुओं में पोषण को। फटाफट से देखो फिर आगे बढ़ेंगे। जीवाणुओं में पोषण, जीवाणुओं में पोषण। चलो बच्चों, ये देख लिया आप सबने कि स्वपोषी भी हो सकते हैं, परपोषी भी हो सकते हैं। स्वपोषी में कैसे क्या और परपोषी में कैसे क्या है। क्लियर है यहां तक सबको? अब मैं आपको पढ़ाता हूं जीवाणुओं में श्वसन। जीवाणुओं में श्वसन, जीवाणुओं में श्वसन। बेटा जीवाणुओं में जो श्वसन है ना, मुख्यतया तो वो दो तरीके का होता है। एक होता है वायवीय श्वसन। क्या होता है बेटा? वायवीय श्वसन। और दूसरा होता है अवायवीय श्वसन। एक होता है बेटा वायवीय श्वसन और दूसरा होता है अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। क्या बेटा? वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। अब सुनो जरा ध्यान से क्या चल रहा है। पहले तो चार शब्द समझो। एक होता है वायवीय, दूसरा होता है अवायवीय। इसी प्रकार के मिलते जुलते दो शब्द और होते हैं, ऑक्सीकारी, एनऑक्सीकारी, सॉरी ऑक्सीजेनिक। हाँ ठीक है, ऑक्सीजेनिक, एनऑक्सीजेनिक। चार शब्द हो गए भाई। एरोबिक, एनारोबिक, ऑक्सीजेनिक, एनऑक्सीजेनिक। फटाफट से अपने दिमाग में इनके अंतर ढूंढो जल्दी से। वायवीय का क्या मतलब है, अवायवीय का क्या मतलब है, ऑक्सीजेनिक का क्या मतलब है और एनऑक्सीजेनिक का क्या मतलब है, इसके तात्पर्य क्या होते हैं, पहले तो आप वो समझो। बच्चों वायवीय का मतलब होता है, ध्यान से समझिएगा, वायवीय का मतलब होता है जिसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़े श्वसन के दौरान। जिनको श्वसन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो वो होते हैं वायवीय, और जिनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए वो होते हैं अवायवीय। क्या समझे? जिनको श्वसन की प्रक्रिया में आवश्यकता होती है किसकी? ऑक्सीजन की, उनको कहते हैं वायवीय जीव। और ऐसे जीव जिनको श्वसन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन नहीं चाहिए उनको कहते हैं अवायवीय। अवायवीय जीव कह देते हैं उनको। अच्छा, ऑक्सीजेनिक और एनऑक्सीजेनिक का क्या चक्कर है फिर? ऑक्सीजेनिक और एनऑक्सीजेनिक का क्या चक्कर है? जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन का उत्पादन करे, यानी प्रकाश संश्लेषण हो रहा है और उस प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के दौरान, क्या बेटा? उस प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के दौरान आप यह देख पा रहे हैं कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो ऑक्सीजेनिक कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? ऑक्सीजेनिक। और अगर ऑक्सीजन का प्रोडक्शन नहीं होता है, फोटोसिंथेसिस तो हो रही है
प्रकाश संश्लेषण तो हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण भी हो रहा है बेटा, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण भी हो रहा है। लेकिन उस कार्बोहाइड्रेट के निर्माण के दौरान, उस कार्बोहाइड्रेट के निर्माण के दौरान आप यह देखते हैं कि ऑक्सीजन जो है निर्मुक्त नहीं हो रही है। तब इस प्रकार के जीव को कहा जाता है एनऑक्सीजेनिक जीव। तो वायवीय, अवायवीय, ऑक्सीजेनिक, एनऑक्सीजेनिक, ये 4 टर्म थे बेटा जो अपने क्लियर हो गए। अब समझो यहां पर चक्कर क्या है कि ये जो वायवीय श्वसन करते हैं ना बेटा, वायवीय श्वसन करते हैं, इसकी भी फिर 2 कैटेगरी होती है। वायवीय श्वसन करने वालों की 2 कैटेगरी होती है। एक होते हैं अविकल्पी वायवीय। क्या होते हैं भाई? अविकल्पी वायवीय। और दूसरे होते हैं विकल्पी अवायवीय। विकल्पी अवायवीय। और ये सही लिखा है, ये गलत नहीं लिखा है बेटा। अक्सर बच्चे कहते हैं सर आपने गलत लिख दिया सर, आपने वायवीय श्वसन में अवायवीय लिख दिया सर। नहीं बेटा, सही है वो। अविकल्पी वायवीय भी वायवीय श्वसन करने वाला जीव होगा और विकल्पी अवायवीय भी वायवीय श्वसन करने वाला जीव होगा। और ठीक उसी प्रकार से अवायवीय श्वसन में भी 2 चीजें हैं भाई। एक है अविकल्पी अवायवीय। एक क्या है बेटा? एक है अविकल्पी अवायवीय। एक क्या है? अविकल्पी अवायवीय। और दूसरा क्या है? विकल्पी वायवीय। विकल्पी वायवीय जो है वो अवायवीय श्वसन करने वाला होता है सामान्यतया। ठीक है ना? तो अपन पढ़ रहे थे जीवाणुओं में श्वसन, अविकल्पी वायवीय, विकल्पी अवायवीय, ये दोनों क्या हैं? ये वायवीय श्वसन करने वाले। विकल्पी अवायवीय और विकल्पी वायवीय ये दोनों अवायवीय श्वसन करने वाले हैं। अंतर क्या है वो समझो मित्रों। ठीक है ना? इन चारों में क्या अंतर है भाई? उन दोनों का अंतर तो ऊपर जो लिखा है वायवीय और अवायवीय आपको समझ में आ रहा होगा कि वायवीय वो होंगे, ठीक है ना, वायवीय जो है वो होंगे जिनको श्वसन के दौरान ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, और अवायवीय वो होंगे जिनको श्वसन के दौरान ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होगी। आइए सुनिए, अगर आप बात करते हैं अविकल्पी अवायवीय की तो आप कहेंगे कि केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही, केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही श्वसन करते हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में खत्म, टाटा, बाय बाय हो जाते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में, अनुपस्थिति में मृत्यु हो जाती है, क्योंकि इनके पास और कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि इनके पास और कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है कि ये ऑक्सीजन की अब्सेंस में श्वसन कर पाए। ऑक्सीजन नहीं है तो इनमें श्वसन नहीं होगा, और इनमें श्वसन नहीं होगा तो ऊर्जा का उत्पादन नहीं होगा, एटीपी का निर्माण नहीं होगा, और अगर एटीपी का निर्माण नहीं होगा तो फिर मर जाएंगे, खत्म, टाटा बाय बाय गया। ये है अविकल्पी वायवीय। शब्द को पकड़िए, अविकल्पी वायवीय। इनके पास वायवीय होने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। इनके पास वायवीय होने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। जबकि ये जो होते हैं ना विकल्पी अवायवीय, इनका समझो आप, इनका क्या चक्कर है। आप कहेंगे सामान्यतया ये वायवीय होते हैं,
सामान्यतया कैसे हैं, वायवीय, क्योंकि वायवीय श्वसन लिखा है ऊपर। तो बच्चों जो विकल्पी अवायवीय होते हैं, फैकल्टेटिव एनारोब, फैकल्टेटिव एनारोब, तो बच्चों ये जो फैकल्टेटिव एनारोब है सामान्यतया तो ये वायवीय हैं, नॉर्मली तो ये एरोबिक हैं, किंतु ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी जीवित रहते हैं। मतलब इनको चाहिए ऑक्सीजन श्वसन के लिए, लेकिन ये कह रहे हैं देखो ऐसा भैया ऑक्सीजन नहीं है तो प्राण नहीं त्याग देंगे, इनके जैसे नहीं है ये, कह रहे ऑक्सीजन चाहिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मान लो अगर कभी ऑक्सीजन नहीं है तो हम प्राण तो नहीं त्याग देंगे, ऑक्सीजन रहे और चाहे ना रहे। तो ये हो गया आपका वायवीय श्वसन। आइए अवायवीय श्वसन की बात करते हैं। पहला है अविकल्पी अवायवीय, वही शब्द पकड़ो भाई, ये जो जीव है इसके पास एक विकल्प है, ये जो विकल्पी अवायवीय है कैसा होता है, वायवीय श्वसन वाला, लेकिन इसके पास एक विकल्प है कि ये अवायवीय हो सकता है। अच्छा अब हम लोग पढ़ रहे हैं अवायवीय श्वसन में क्या लिखा है, अविकल्पी अवायवीय, अविकल्पी यानी कि अवायवीय होने के अलावा इसके पास और कोई विकल्प नहीं है, अवायवीय के अलावा इसके पास और कोई विकल्प नहीं। आप कहेंगे कि ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही श्वसन करते हैं, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही श्वसन करते हैं। अगर ऑक्सीजन नहीं है, इनके पास इस तरीके की मैकेनिज्म है कि अगर ऑक्सीजन नहीं तभी ये जिंदा रहेंगे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये खत्म टाटा बाय बाय हो जाते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में इनकी मृत्यु हो जाती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में इनकी मृत्यु हो जाती है भाई जी। ये हैं अविकल्पी अवायवीय, इनके पास अवायवीय होने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है, और कोई विकल्प नहीं इनके पास। अब है विकल्पी वायवीय, यानी विकल्प के तौर पर यह वायवीय हो जाता है। तो सामान्यतया कैसा होगा बताइए बच्चों, सामान्यतया ये होता है अवायवीय, सामान्यतया कैसा होता है, अवायवीय होता है, किंतु ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी, ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी, ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी श्वसन करता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी श्वसन करता है। ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी श्वसन कर पाते हैं भाई, कौन, ये। चलिए फटाफट से देखिए फिर आगे बढ़ेंगे। देख लिया बच्चों, श्वसन वाली बात देख ली ना। चलिए बहुत पढ़ा दिया आज भाई साहब। होमवर्क ये एक्सरसाइज 1 1 से 16।
एक बार देख लो फटाफट से क्या क्या पढ़ा। हाँ, यहां पे थोड़ा सा लिख देता हूं, जगत मोनेरा का परिचय। यहां से शुरू किया बेटा हमने, ये सारी चीजें पढ़ी भाई जी। टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ये छोटे छोटे सवाल बना लिए। फिर ये 6 जगत और 3 डोमेन सिस्टम। फिर मोनेरा के करेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ना शुरू किया। पोषण और शोषण पढ़ लिया भाई। एक मिनट, कुछ तो डिलीट हो गया है। हाँ, ये थोड़ी डिलीट करना था भाई। अब सही है। होमवर्क क्या था? एक्सरसाइज 1 से 16 तक। और इधर जो है मैं लिख देता हूं, जगत मोनेरा का परिचय। ठीक है भाई, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, लेक्चर रिवाइज करते रहिए, डीपीपी सॉल्व करते रहिए, एनसीईआरटी रीडिंग करते रहिए, खुद पर यकीन रखिए, आपका ध्यान अपने लक्ष्य पर बनाए रखिए और हमेशा ध्यान रखिए, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आज की कथा यहीं तक, आगे आई विल टेक इट ऑन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, धन्यवाद।